नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय सांख्यिकी का भाग 4 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था आंकड़ों का आलेखीय निरूपण भाग 1, जिसमें हमने जाना था दंड आलेख के बारे में और थोड़ा सा आयत चित्र के बारे में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आंकड़ों का आलेखीय निरूपण भाग 2, जिसमें हम आयत चित्र किस तरह खींचते हैं ये जानेंगे और बारंबारता बहुभुज किस प्रकार बनाते हैं ये जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। हमने पिछली वीडियो में आयत चित्र का परिचय जाना था। आज के वीडियो में हम आयत चित्र किस तरह खींचते हैं ये जानेंगे एक उदाहरण से। आइए देखते हैं। एक कक्षा के 36 विद्यार्थियों के भार दिए गए हैं। ये रहे आंकड़े उन 36 विद्यार्थियों के, जिसमें एक तरफ भार लिखा हुआ है और दूसरी तरफ लिखा है विद्यार्थियों की संख्या। दिए गए आंकड़ों को आलेखीय रूप में निरूपित कीजिए, यानी कि अब हमें इन दिए हुए आंकड़ों को आलेखीय रूप में निरूपित करना है। तो चलिए सीखते हैं कि किस तरह हम इन्हें निरूपित करेंगे। इसे निरूपित करना हम चरणों में सीखेंगे। हमारा सबसे पहला चरण होगा एक उपयुक्त पैमाना लेकर भार को क्षैतिज अक्ष पर निरूपित करें। यानी कि सबसे पहले हम क्षैतिज अक्ष पर पैमाना लेंगे। हम जो पैमाना लेंगे उसमें 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 5 केजी के। ये देखिए, ये हमने क्षैतिज अक्ष पर एक पैमाना लिया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 5 केजी के। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि O के बाद एक निकुंज सा बना हुआ है, जिसे इंग्लिश में हम किंग कहते हैं। ये हमने क्यों बनाया है यहाँ पर? ये हमने इसलिए बनाया है क्योंकि हमारा पहला वर्ग अंतराल 30.5 से प्रारंभ हो रहा है, ना कि 0 से। इसलिए एक निकुंज का चिन्ह बनाकर या अक्ष में एक विच्छेद दिखाकर इसे हम आलेख पर दर्शा सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे चरण की तरफ। हमारा दूसरा चरण है एक उपयुक्त पैमाने के अनुसार विद्यार्थियों की संख्या अर्थात बारंबारता को ऊर्ध्वाधर अक्ष पर निरूपित करें। यानी कि अब हम ऊर्ध्वाधर अक्ष पर एक पैमाना लेंगे, जिसमें हम विद्यार्थियों की संख्या अर्थात बारंबारता को निरूपित करेंगे। जैसा कि ये देखिए, ये हमने बनाया है एक ऊर्ध्वाधर अक्ष, जिसमें विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार संख्याएं निरूपित की गई हैं। पर आप इसे देखकर सोच रहे होंगे कि ये हमने केवल 16 तक ही क्यों बनाया है? क्योंकि यहाँ पर इस आंकड़े में हमारे जो अधिकतम बारंबारता थी वो 15 थी। इसलिए हमने एक ऐसे पैमाने का यहाँ पर चयन किया है जिससे कि उसमें यह अधिकतम बारंबारता आ सके। जब आप इन दोनों अक्ष को आलेख पर निरूपित कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरह की आकृति मिलेगी, जिसमें एक तरफ होगा भार और दूसरी ओर होगा विद्यार्थियों की संख्या अर्थात बारंबारता। तो चलिए अब हम आलेख पर आयत बनाते हैं। तो हमारा अगला चरण होगा हम वर्ग अंतराल के अनुसार समान चौड़ाई और संगत वर्ग अंतरालों की बारंबारता को लंबाइयां मानकर आयत बनाते हैं। यानी कि अब हम यहाँ पर आयत बनाएंगे, जिसकी चौड़ाई होगी हमारे वर्ग अंतराल के अनुसार और उसकी लंबाई होगी हमारे संगत वर्ग अंतरालों की बारंबारताओं के अनुसार। तो जैसे कि हमारे आंकड़े थे, हमारा सबसे पहला वर्ग अंतराल था 30.5 से लेकर 35.5 तक, जिसकी बारंबारता थी 9। तो यहाँ पर हमने एक आयत बनाया जिसकी चौड़ाई होगी 1 सेंटीमीटर की और लंबाई होगी 4.5 सेंटीमीटर की, जो कि दर्शा रही होगी विद्यार्थियों की संख्या अर्थात बारंबारता, जो कि 9 है। इसी प्रकार से आप दिए गए और भी सभी भार को और विद्यार्थियों की संख्या को देखकर आयत बनाएंगे। जब आप सभी भार के अनुसार
आयत बना लेंगे तो आपको कुछ इस तरह का आलेख मिलेगा। तो इस तरह से हमने दिए हुए आंकड़े को आलेखीय रूप में निरूपित कर लिया। अगर आप इस आकृति को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो क्रमागत आयतें हैं उनके बीच में कोई भी रिक्त स्थान नहीं है। इसलिए यह जो हमारी परिणामी आलेख है एक ठोस आकृति के समान दिखाई पड़ रही है और ऐसे आलेख को हम आयत चित्र कहते हैं, जो कि संतत वर्गों वाले वर्गीकृत बारंबारता बंटन का एक आलेखीय निरूपण है। तो अब आपने आयत चित्र बनाना सीख लिया है इस उदाहरण के साथ। चलिए अब हम बढ़ते हैं एक प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई हैं और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया है। ये रही वो सारणी जिसमें आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ लिखी गई है लंबाई मिलीमीटर में और दूसरी तरफ लिखी गई है पत्तियों की संख्या अर्थात बारंबारता। दिए हुए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। तो यहाँ पर हमें इस आंकड़े के अनुसार एक आयत चित्र बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस प्रश्न का हल। अगर आप इस प्रश्न में दिए गए आंकड़ों को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो दिए गए वर्ग अंतराल हैं वो संतत नहीं है। और ये संतत क्यों नहीं है? ये संतत इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी दो क्रमागत वर्गों की ऊपरी और निम्न सीमाओं के बीच रिक्त स्थान है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर इन दोनों क्रमागत वर्गों की ऊपरी और निम्न सीमाओं के बीच रिक्त स्थान है। तो पहले हमें इन आंकड़ों में दिए गए वर्ग अंतराल को संतत बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें पहले अंतरालों को विभक्त करना होगा, जिससे कि क्रमागत अंतरालों की ऊपरी और निम्न सीमाएं समान हो जाएं। समान करने के लिए हमें एक वर्ग की ऊपरी सीमा और उसके बाद के वर्ग की निम्न सीमा के बीच का अंतर ज्ञात करना होगा। हमने यहाँ पर एक वर्ग लिया है 118 से लेकर 126 तक और दूसरा वर्ग है हमारा 127 से लेकर 135 तक। तो हमारे वर्ग 127 से लेकर 135 तक की निम्न सीमा है 127 और 118 से लेकर 126 तक की ऊपरी सीमा है 126, जिसका अंतर अगर हम ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 और जब इस अंतर का आधा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.5। यानी कि अब हमें 0.5 को प्रत्येक ऊपरी सीमा में जोड़ना है और फिर इसी राशि को प्रत्येक निम्न सीमा से घटा देना है। तो जब हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे तो हमें निम्नलिखित संतत वर्ग प्राप्त होता है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर जो हमारी लंबाई दी हुई है वो हो जाएगी 117.5 से लेकर 126.5। दूसरा वर्ग अंतराल हो जाएगा हमारा 126.5 से लेकर 135.5। तीसरा वर्ग अंतराल हो जाएगा हमारा 135.5 से लेकर 144.5। इसी तरह जब आप सभी वर्ग अंतरालों के लिए प्रत्येक ऊपरी सीमा में 0.5 को जोड़कर और प्रत्येक निम्न सीमा में 0.5 को घटाकर प्राप्त करेंगे तो आपको मिलेगा 144.5 से लेकर 153.5, 153.5 से लेकर 162.5, 162.5 से लेकर 171.5, 171.5 से लेकर 180.5। तो ये रहे हमारे संतत वर्ग अंतराल। तो चलिए अभी हमने जिस प्रकार से आयत चित्र बनाना सीखा है, इस नए आंकड़े के अनुसार आयत चित्र बनाते हैं। तो सबसे पहले आयत चित्र बनाने के लिए हमें क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष बनाना पड़ेगा, जिसमें कि हमारे क्षैतिज अक्ष में हम निरूपित करेंगे लंबाई को, जो कि दिए हुए हैं मिलीमीटर में, और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर हम निरूपित करेंगे पत्तियों की संख्या। तो आलेख में आपको कुछ इस तरह का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अक्ष बनाना पड़ेगा। अब हम हमारे दिए गए वर्ग अंतराल के अनुसार
आयत बनाएंगे, जिसमें कि हमारे आयत की चौड़ाई होगी वर्ग अंतराल के समान और लंबाई होगी वर्ग अंतरालों की बारंबारताओं के अनुसार। तो हमारा जो पहला वर्ग अंतराल प्राप्त हुआ था हमें, वो था 117.5 से लेकर 126.5, जिसकी बारंबारता थी 3। एक तो ये हमने बनाया, एक आयत जिसकी चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर और लंबाई है 3 सेंटीमीटर। तो इसी तरह आप प्राप्त किए गए आंकड़ों के अनुसार सभी के आयत बना सकते हैं। जब आप सभी लंबाई के आयत बना लेंगे तो आपको कुछ इस तरह की आकृति प्राप्त होगी और यही हो जाएगा हमारा इस दिए हुए आंकड़े का आयत चित्र। तो यहाँ पर हमने अब दिए गए आंकड़े का आयत चित्र बना लिया है। इस तरह के और भी प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं बारंबारता बहुभुज की तरफ। मात्रात्मक आंकड़ों यानी कि क्वांटिटेटिव डेटा और उनकी बारंबारताओं को निरूपित करने की एक अन्य विधि भी है, वह है एक बहुभुज। बारंबारता बहुभुज का प्रयोग तब किया जाता है जबकि आंकड़े संतत और बहुत अधिक होते हैं। यह समान प्रकृति के दो अलग अलग आंकड़ों की तुलना करने में, अर्थात एक ही कक्षा के दो अलग अलग सेक्शनों के प्रदर्शनों की तुलना करने में अधिक उपयोगी होता है। तो अभी हमने थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करी है बारंबारता बहुभुज के बारे में। चलिए एक उदाहरण से हम ये जानते हैं कि हम किस तरह बारंबारता बहुभुज बनाते हैं। बारंबारता बहुभुज बनाना सीखने के लिए कुछ चरण है। आइए पहले उन चरणों को जानते हैं। बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए हम सबसे पहले एक आयत चित्र बनाते हैं और फिर आयत चित्र के संगत आयतों की ऊपरी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को रेखाखंडों से जोड़ देते हैं। मान लीजिए हमने एक आयत चित्र लिया है ये, जिसमें हमने आयत चित्र के संगत आयतों की ऊपरी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को रेखाखंडों से जोड़ दिया है। इसके बाद हम इन मध्य बिंदुओं को B, C, D, E, F और G से प्रकट करते हैं, जैसे कि आप इस आकृति में देख पा रहे होंगे। परंतु इस आकृति में आपको यह बहुभुज पूरा नहीं लग रहा होगा, इसलिए हम बहुभुज को पूरा करने के लिए मान लेते हैं कि जो हमारा पहला वर्ग अंतराल हमें दिया हुआ होता है कि उससे पहले के और जो हमारा आखिरी वर्ग अंतराल दिया हुआ होता है उसके बाद के शून्य बारंबारताओं वाला एक वर्ग अंतराल है और उसके मध्य बिंदु किसी दो बिंदु को मान लेते हैं। इस आकृति में अगर आप देख रहे होंगे तो आपको पहले वर्ग अंतराल के और आखिरी वर्ग अंतराल के आगे और पीछे दो मध्य बिंदुएं शून्य बारंबारताओं पे बनाई गई दिख रही होगी, जिसे हमने नाम दे दिया है A और H। और इस आकृति में दर्शाए गए आंकड़ों का संगत बारंबारता बहुभुज A, B, C, D, E, F, G, H है। तो इस तरह हम बारंबारता बहुभुज बनाते हैं। चलिए एक प्रश्न करते हैं बारंबारता बहुभुज का, जिससे कि आप बारंबारता बहुभुज बनाना सीख जाएंगे। एक उदाहरण है, एक नगर में निर्वाह खर्च सूचकांक का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित साप्ताहिक प्रेक्षण किए गए। ये रहा वो साप्ताहिक प्रेक्षण, जिसमें एक तरफ निर्वाह खर्च सूचकांक दिया हुआ है और दूसरी ओर सप्ताहों की संख्या दी गई है, अर्थात बारंबारता दी गई है। दिए गए आंकड़ों का एक बारंबारता बहुभुज आयत चित्र बनाए बिना खींचे। तो यहाँ पर हमें आंकड़े का एक बारंबारता बहुभुज बनाना है, वो भी बिना आयत चित्र के। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह हम बारंबारता बहुभुज बनाएंगे इस दिए गए आंकड़े का। क्योंकि आयत चित्र बनाए बिना हम एक बारंबारता बहुभुज खींचना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें हमारे दिए गए वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह ज्ञात करना होगा। वर्ग चिन्ह हम ज्ञात करेंगे निम्नलिखित प्रक्रिया से। हमारे पहले वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा है 150 और निम्न सीमा है 140। तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए हम ऊपरी सीमा
और निम्न सीमा को जोड़ देते हैं और फिर उसे भाग देते हैं 2 से। तो यहाँ पर हम अगर पहले वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे तो हमें मिलेगा 150 प्लस 140 बटे 2 अर्थात 290 बटे 2 यानी कि 145। तो हमारे पहले वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह हमें मिला है 145। इसी तरह से आप और भी दिए गए वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह ज्ञात कर सकते हैं। जब आप सभी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह ज्ञात कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरह की सारणी मिलेगी, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ निर्वाह खर्च सूचकांक लिया है हमने, दूसरी तरफ है वर्ग चिन्ह सभी वर्ग अंतरालों का और तीसरा है सप्ताहों की संख्या अर्थात बारंबारता। चलिए अब हम बनाते हैं बारंबारता बहुभुज। अब हम आलेख पर क्षैतिज अक्ष पर वर्ग चिन्ह आलेखित करेंगे और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर बारंबारताओं को आलेखित करेंगे और फिर उन पर बिंदुओं को आलेखित करेंगे। हमारी बिंदुएं हो जाएंगी जिसका भुज होगा वर्ग चिन्ह उस वर्ग अंतराल का और कोटि होगी बारंबारता। तो हमारे बिंदु हो जाएंगे B 145,5, C 155,10, D 165,20, E 175,9, F 185,6 और G 195,2 और फिर उन्हें हम रेखाखंडों से मिला देंगे। जब हम सभी बिंदुओं को आलेखित कर लेंगे और रेखाखंडों से मिलाएंगे तो हमें कुछ इस तरह की आकृति प्राप्त होगी। और जैसा कि आप इस देख पा रहे हैं इस आकृति में कि यह बहुभुज पूरा नहीं लग रहा है, इसलिए हम इसे पूरा करेंगे। पूरा करने के लिए हमें शून्य बारंबारता के साथ वर्ग 130 से 140 जो निम्नतम वर्ग 140 से 150 के ठीक पहले है और G 195,2 के तुरंत बाद आने वाले बिंदु H 205,0 को आलेखित करेंगे। जब हम इन दोनों बिंदुओं को आलेखित कर लेंगे तो हमें कुछ इस तरह की आकृति प्राप्त होगी, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि यह एक बहुभुज बन रहा है जो कि अब पूरा भी लग रहा है। तो यहाँ पर A, B, C, D, E, F, G, H हो जाएगी हमारी परिणामी बारंबारता बहुभुज। तो इस तरह हम बारंबारता बहुभुज बनाते हैं बिना आयत चित्र के। इस तरह के और भी प्रश्न आपको आपकी NCERT पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर निरूपित करें। आज के इस वीडियो में हमने सीखा आंकड़ों का आलेखीय निरूपण भाग 2। हम हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। धन्यवाद।